गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑन टेस्ट बाय संजय भटनागर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिमांड। भाई अगर हम जल्दी जब बच्चों से पूछता हूँ कि डिफाइन डिमांड को डिफाइन करो, तो बच्चों का जनरली जो डेफिनेशन बोलते हैं कि सर किसी भी चीज़ को मांगना डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड एक बहुत ही वाइडर डेफिनेशन है, और अगर आप ध्यान से सुने तो इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डेफिनेशन में 4-5 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि डिमांड का मतलब क्या होगा कि एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कंज्यूमर किसी कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है विच ही इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय। भाई पहली बात कि वो उस चीज़ को खरीदने के लिए रेडी होना चाहिए, उस चीज़ को खरीदने के लिए उस पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार होना चाहिए। एंड एबल टू बाय, उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को खरीद सके। भाई सीधी सी बात है कि मेरी जेब में 200 रुपये पड़े और मैं कहूँगा कि मुझे मर्सिडीज़ कार खरीदनी है, तो हम इसको डिमांड नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे पास विलिंगनेस तो है बट मेरे पास एबिलिटी नहीं है। सिमिलरली मेरे पास कुछ करोड़ रुपए पड़ा है बट आई डोंट वांट टू स्पेंड द मनी, मैं पैसा खर्च करने को तैयार नहीं, इसको भी डिमांड नहीं बोलेंगे, बिकॉज आई एम एबल टू बाय द गुड बट आई डोंट हैव द विलिंगनेस टू स्पेंड मनी ऑन द गुड। मैं उस चीज़ पे पैसा खर्च नहीं करना चाहता, इसको भी डिमांड नहीं बोलेंगे। तो डिमांड का मतलब क्या हो गया? बेसिकली किसी भी कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर विलिंग है, तैयार है, एंड कैपेबल है, खरीदने के लिए उसकी क्षमता है एट ईच पॉसिबल प्राइस। जब भी हम डिमांड की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं तो हमारे को प्राइस को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस कमोडिटी की इतनी क्वांटिटी को इस पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड कर रहे हैं, तभी डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अगर आपने प्राइस को मेंशन नहीं करा तो डिमांड की डेफिनेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। एंड अगला जो लास्ट कंपोनेंट है वो है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। भाई अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे को आज से 25 साल के बाद मुझे एक मर्सिडीज़ कार खरीदनी है, नो दिस इज़ नॉट डिमांड, क्योंकि जो टाइम पीरियड मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आई शुड बी विलिंग एंड एबल टू बाय द गुड एट द पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अगर मैं उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हूँ, कैपेबल हूँ, और मैं कुछ यूनिट खरीद रहा हूँ, तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। भाई अभी हमने पढ़ा डिमांड क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है। भाई जब एक कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को अनइंटेंशनली, मतलब कहीं उसके दिमाग में होता नहीं, पर वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मार्केट में गुड को खरीदने जाता है कि भाई गुड का प्राइस क्या है, कौन उस गुड की कितनी कीमत है जो उसको खरीदने वाला है, अगर जो भी वो गुड खरीद रहा है उसकी सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कितना है। सपोज आप एक फ़ोन खरीदने जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं किसी बाकी जो फ़ोन है जो उसके उस फ़ोन की रेंज में आते हैं उनका प्राइस कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कितना है, इनकम, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, देन कंज्यूमर का जो टेस्ट है, कंज्यूमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो कैसे हैं। भाई अगर सपोज जो कंज्यूमर है कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाता है मार्केट में और उसको कोक ज़्यादा पसंद है तो वो कोक को खरीदेगा, अगर उसको पेप्सी ज़्यादा पसंद है तो वो पेप्सी को खरीदेगा। तो कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करने वाला टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। आगे जाके जो भी गुड वो खरीदने वाला है उसके प्राइस पर क्या अफेक्ट होने वाला है। अगर उसे लगता है कि आगे जाकर वो गुड महंगी होने वाली है तो वो अभी उस गुड को ज़्यादा खरीद लेगा, क्योंकि आगे जब अगर वो वेट करेगा तो उसको गुड महंगी मिलेगी। लेकिन अगर उसको पता चलता है कि वो गुड आगे जाके सस्ती होने वाली है तो वो अभी वेट करेगा, जिससे कि जब उस गुड का प्राइस कम हो जाए तब वो खरीदे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ओके बच्चों, जो डिमांड का सबसे पहला डिटर्मिनेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करता है, वो है प्राइस।
भाई सीधी सी बात है कि प्राइस का और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उस गुड की डिमांड कम होगी। सिमिलरली अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो एक बहुत सिंपल सा फिगर के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। ये प्राइस है 1 2 3 4 5 लिख दिया। तो जब प्राइस 1 रुपी था तो क्वांटिटी 5 थी। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड कम होकर 4 हो गई। प्राइस और बढ़ा, डिमांड और कम हो गई। तो आप इसको सिर्फ बहुत ही सिंपल टेबल से आप इसको समझ सकते हैं। आपको प्राइस में 1 2 3 4 5 लिखना है, डिमांड में आपको 5 4 3 2 1 लिखना है। अगर ये था उसका टैबुलर प्रेजेंटेशन। अगर आप इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझेंगे तो डिमांड कर्व का जो शेप है वो जनरली इन्वर्सली स्लोप्ड होता है, नेगेटिवली स्लोप भी बोलते हैं। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसे दो वेरिएबल्स जिनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा वेरिएबल कम होता है, जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, तो जो कर्व का शेप है, जो डिमांड कर्व का शेप है वो नेगेटिवली स्लोप बनेगा। तो अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखेंगे, हमने वाई एक्सिस पे प्राइस ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ले ली। तो जब प्राइस 1 था तो डिमांड 5 थी। जैसे प्राइस बढ़ा 2 हुआ, डिमांड कम हो गई 4 हो गई। प्राइस और बढ़ा, डिमांड और कम हो गई। तो इस तरीके से डिमांड कर्व विल ऑलवेज बी negatively sloped curve which shows inverse relationship between price and quantity demanded of a good. ओके बच्चों, जो सेकेंड डिटर्मिनेंट है डिमांड का वो है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाता है सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। पहले हम सब्स्टिट्यूट गुड को पढ़ेंगे। भाई सब्स्टिट्यूट गुड होता है क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होती हैं जो आप एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो इंग्लिश में दीज आर द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी। ऐसा बहुत होता है कि आप दुकान पे कोई ठंडा लेने गए, कोई कोल्ड ड्रिंक लेने गए, आपने कोक डिमांड करा, वहाँ पे है नहीं, तो आप कहेंगे कि भैया ठीक है पेप्सी दे दो। तो इसका मतलब है कि पेप्सी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ कोक। जैसे टी एंड कॉफ़ी, हम अगर कभी ऐसा बहुत होता है कि अगर हमें चाय नहीं मिली तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी नहीं मिली तो हम चाय पी सकते हैं। सो दैट मीन्स दीज गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन अनदर। ओके बच्चों, अब हम सब्स्टिट्यूट गुड के इफेक्ट को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। सब्स्टिट्यूट अभी हमने पढ़ा था द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी, वो गुड्स जो हम एक के बजाय दूसरी गुड को यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कोक एंड पेप्सी, जैसे टी एंड कॉफ़ी। अब हम सब्स्टिट्यूट गुड में जब किसी एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो जो दूसरी गुड है, जो दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड है, उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस इफेक्ट को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। दो अलग अलग डायग्राम्स हैं। पहला डायग्राम, भाई हमने वाई एक्सिस पे ले लिया प्राइस ऑफ कोक और एक्स एक्सिस पे ले लिया क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी। भाई सीधी सी बात है, आप एज्यूम करिए कि अगर कोक का प्राइस बढ़ता है, हमने क्या करा, कोक का प्राइस बढ़ा तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी, भाई लोग कोक को कम करेंगे क्योंकि कोक महंगी हो गई, तो वो पेप्सी को ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जब कोक का प्राइस ओपी था तो पेप्सी की डिमांड थी ओक्यू, लेकिन जैसे ही कोक का प्राइस बढ़ के ओपी से बढ़ के ओपी 1 हो गया तो पेप्सी की डिमांड बढ़ के ओक्यू 1 हो गई। और अगर कोक का प्राइस कम होके ओपी से कम होके ओपी 2 हो जाता है तो पेप्सी की डिमांड ओक्यू से कम होके ओक्यू 2 हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोक का प्राइस में और पेप्सी की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर कोक महंगी होती है तो पेप्सी की डिमांड बढ़ती है, कोक का प्राइस कम होता है तो पेप्सी की डिमांड भी कम हो जाती है। इसी इम्पैक्ट को, सब्स्टिट्यूट गुड के इम्पैक्ट को हम एक दूसरे डायग्राम में भी समझ सकते हैं। भाई हमने क्या करा, ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस, हमने दोनों एक्सिस पे, वाई पे और एक्स पे, हमने यहाँ पे लिया क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी और यहाँ हमने लिया प्राइस ऑफ पेप्सी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने प्राइस ऑफ कोक एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी लिया था, लेकिन यहाँ पे हम प्राइस ऑफ पेप्सी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी ले रहे हैं। मतलब ये जो डिमांड कर्व है पेप्सी का है। अब हमने क्या करा, एक डिमांड कर्व बना दिया। भाई डी डी हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, जहाँ पे कि हम ओपी प्राइस पर, पेप्सी का प्राइस ओपी है, हम ओक्यू क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। अब आप जब इस डायग्राम को अगर आप रियली समझना चाहते हैं तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कोक का प्राइस बढ़ गया। जब कोक का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड पे क्या फ़र्क आएगा या क्या इफेक्ट आएगा कि पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब कोक का प्राइस बढ़ा तो पेप्सी का डिमांड का पहले डी डी था, अब बढ़ के D1 हो जाएगा, मतलब डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर
कोक का प्राइस कम हो जाता है तो पेप्सी का डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। सेम प्राइस पर अब लोग कम पेप्सी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि अब कोक सस्ती हो गई। तो जो लोग अभी तक कोक नहीं पी रहे थे वो कोक पीना स्टार्ट कर देंगे और पेप्सी को छोड़ देंगे, तो पेप्सी की डिमांड कम हो गई और कोक की डिमांड बढ़ गई। तो इस तरीके से हम दो डायग्राम से सब्स्टिट्यूट गुड के इफेक्ट को डायग्रामेटिकली पढ़ सकते हैं। ये डायग्राम 1, ये डायग्राम 2। ओके बच्चों, अब आगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? दीज आर द गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। अगर आपको अपनी कोई वांट को फुलफिल करना है, पूरा करना है, तो आप किसी एक गुड से अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपको दोनों गुड्स को इकट्ठे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि टी एंड शुगर। भाई अब आप चाय पी रहे हो तो बिना चीनी के चाय पियो तो आपको ऑब्वियसली वो चाय अच्छी नहीं लगेगी। आपको टी एंड शुगर दोनों आप साथ में यूज़ करोगे। जैसे पेट्रोल एंड कार। भाई आप कार का यूज़ बिना पेट्रोल के नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आपको अपनी कोई नीड को सेटिस्फाई करना है तो आपको इन दोनों गुड्स को इकट्ठे यूज़ करना पड़ेगा, पेट्रोल एंड कार या टी एंड शुगर। ओके बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती है जिनको आपको इकट्ठे यूज़ करना पड़ता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया पेट्रोल एंड कार का। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे कि पेट्रोल और कार, पेट्रोल के प्राइस में और कार की डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम होती है, पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो कार की डिमांड बढ़ेगी। भाई लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कारें खरीदना, तो पेट्रोल का प्राइस कम होने पे कार की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है पेट्रोल के प्राइस में और कार की डिमांड में, तो जो कर्व का शेप है वो ऐसा बनेगा। अब हमने ये शेप बना दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब पेट्रोल का प्राइस OP था तो कार की डिमांड थी OQ, कार की डिमांड थी OQ। तो पेट्रोल का प्राइस OP से बढ़ के OP1 हो गया। भाई पेट्रोल महंगा हो गया तो अब लोग क्या करेंगे, उन्होंने कार का डिमांड कम कर दिया। अब OQ से कम होके OQ1 हो गया। और अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है, OP से कम होके OP2 हो जाता है, तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, OQ से बढ़ के OQ2 हो जाएगी। अगर आप ध्यान से थोड़ा देखें तो आपको पता चलेगा कि पेट्रोल के प्राइस में और कार की डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो कार की डिमांड कम हो रही है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो कार की डिमांड बढ़ रही है। ओके बच्चों, एक और डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड डिमांड ऑफ द अदर गुड, मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में किसी एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी गुड की डिमांड पे क्या असर आता है वो हम पढ़ सकते हैं। तो सपोज हमने पहले क्या करा, हमने y एंड x एक्सिस ले लिया। यहाँ पे हमने लिखा प्राइस ऑफ कार, क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार, मतलब प्राइस ऑफ कार और क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार है, तो मतलब ये जो डिमांड कर्व्स है वो कार के हो गए। अब हमने सबसे पहले डी डायग्राम बनाया और हमने एज्यूम करा कि पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये पर लीटर है। अब जब पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये पर लीटर है तो हम OP प्राइस पर OQ कार की डिमांड कर रहे हैं। अब सपोज आप एज्यूम करिए कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, बढ़ के 100 से बढ़ के 200 रुपये हो गया। जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अब लोग कार को कम खरीदेंगे, तो जो कार का डिमांड कब है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो DD से शिफ्ट होकर D1 हो जाएगा, क्योंकि अब पेट्रोल का प्राइस 200 रुपये पर लीटर हो गया। सिमिलरली अगर पेट्रोल का प्राइस जो पहले 100 था अब अगर कम हो जाता है, कम होके 50 रुपये 50 रुपीज़ पर लीटर हो जाता है, तो अब लोग कार को ज़्यादा खरीदेंगे और कार का डिमांड कर्व DD से शिफ्ट होकर D2 हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है कि अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है तो लोग कार को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग कार को कम डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक और तरीका है जिसकी हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में एक गुड के प्राइस में और दूसरी गुड की डिमांड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम स्टडी कर सकते हैं। ओके बच्चों, जो डिमांड का थर्ड डिटर्मिनेंट था वो था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हम यहाँ पे गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट आता है वो आता है नॉर्मल गुड। भाई नॉर्मल गुड्स, इकोनॉमिक्स में नॉर्मल गुड की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। कोई भी गुड जिस पर इनकम का पॉजिटिव इफेक्ट आता है, मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है और उस गुड की डिमांड बढ़ती है तो वो गुड नॉर्मल गुड मानी जाएगी। अब आप लोग पूछेंगे कि यार ये तो हर सिचुएशन में ऐसा होगा कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ खास केसेस में इनकम के बढ़ने से गुड की डिमांड कम होती है, तो उस तरह की गुड्स को हम इन्फीरियर गुड बोलते हैं, जो मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो नॉर्मल गुड को अगर हम तरीके से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, दीज आर द गुड्स
ऑन विच इनकम अफेक्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि अगर इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम कम हुई तो डिमांड कम हुई। दैट इज इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड विल राइज। इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी। और इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड विल फॉल। तो इनकम के कम होने से डिमांड कम हो जाएगी। इस तरह के गुड्स को हम नॉर्मल गुड में काउंट करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम नॉर्मल गुड को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें तो भाई मैंने भी आपको बताया कि कोई भी दो वेरिएबल्स, अगर उन वेरिएबल्स में वेरिएबल ए है, वेरिएबल वाई है, ए या बी है, और अगर दोनों वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, या एक वेरिएबल कम होता है दूसरा वेरिएबल भी कम होता है, तो ऐसे केस में जो कर्व का शेप है वो ऐसा बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, नॉर्मल गुड था, नॉर्मल गुड पे हमने वाई एंड एक्स एक्सिस ले लिया, हमने यहाँ पे लिखा इनकम और यहाँ पे लिखा क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमने एज्यूम करा कि इनकम कंज्यूमर की ओ वाई है और कंज्यूमर ओ वाई पे ओ क्यू डिमांड कर रहा है। अगर इनकम बढ़ जाती है, ओ वाई से बढ़ के ओ वाई वन हो गई, तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ के ओ क्यू से बढ़ के ओ क्यू वन हो जाएगी। और अगर इनकम कम हो जाती है, ओ वाई से कम होकर ओ वाई टू हो गई, तो कंज्यूमर की डिमांड भी ओ क्यू से कम होकर ओ क्यू टू हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है और इनकम के कम होने से डिमांड कम हो रही है। ये नॉर्मल गुड मानी जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड क्या होता है? ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें गुड की क्वालिटी पे फोकस नहीं करना है। गुड की क्वालिटी के बेसिस पर हम ये नहीं कहेंगे कि गुड इन्फीरियर है कि नॉर्मल है। इन्फीरियर गुड इकोनॉमिक्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं? दीज आर द गुड्स ऑन विच इनकम अफेक्ट इज नेगेटिव। मतलब अगर इनकम के बढ़ने से गुड की डिमांड कम होती है या इनकम के कम होने से गुड की डिमांड बढ़ती है, तो हम ऐसे गुड्स को इन्फीरियर गुड बोलेंगे। जैसे कि इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड फॉल्स, इनकम बढ़ी डिमांड कम हुई। और इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, इनकम कम हुई और डिमांड बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड राइजेस, सच गुड विल बी टर्म्ड एज एन इन्फीरियर गुड। कोई भी गुड अपने आप में नॉर्मल या इन्फीरियर गुड नहीं होती। कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने का उस गुड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस गुड की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये डिसाइड करता है कि वो गुड उस कंज्यूमर के लिए नॉर्मल है या इन्फीरियर है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, वो अभी तक मारुति 800 यूज़ कर रहा है। जैसे उसकी इनकम बढ़ गई, अब उसने सपोज मर्सिडीज़ खरीद ली, तो जो मर्सिडीज़ कार है वो उसके लिए नॉर्मल गुड होगी, क्योंकि इनकम के बढ़ने से मर्सिडीज़ कार की डिमांड बढ़ गई। लेकिन जो मारुति 800 है वो एक इन्फीरियर गुड हो जाएगी, क्योंकि दो उसकी इनकम बढ़ रही है पर अब वो मारुति 800 को कम डिमांड कर रहा है। उसके लिए नॉर्मल गुड मर्सिडीज़ गुड है और इन्फीरियर गुड मारुति 800 है। सपोज एक दूसरा कंज्यूमर है जो अभी तक साइकिल यूज़ कर रहा है, उसकी इनकम बढ़ गई, उसने मारुति 800 ले ली, तो इस कंज्यूमर के लिए जो मारुति 800 है वो नॉर्मल गुड है, क्योंकि उसकी इनकम के बढ़ने से उसने मारुति 800 को डिमांड करा, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो मारुति 800 विल बी अ नॉर्मल गुड एंड साइकिल विल बी एन इन्फीरियर गुड। तो कोई भी गुड किसी एक आदमी के लिए नॉर्मल हो सकती है और किसी दूसरे के लिए वही सेम गुड इन्फीरियर गुड हो सकती है। डिपेंड करता है कि उस कौन सा कंज्यूमर है और उस कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने से गुड की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके बच्चों, अगर हम इन्फीरियर गुड के केस को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, तो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ले लिया। यहाँ पे हमने लिखा इनकम, क्योंकि हम इनकम के इफेक्ट को पढ़ रहे हैं कि इनकम के बढ़ने से डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। सपोज हमने क्या करा, पहले एज्यूम करा, भाई पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको पहले ये समझना है कि दो वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल इनकम एंड डिमांड, इन दोनों में कैसी रिलेशन है। अगर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है तो आप सीधा करिए, आप कर्व का शेप ऐसे बना दीजिए। लेकिन अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो आप कर्व का शेप ऐसे बनाइए। अब जैसे मुझे पता था कि इन्फीरियर गुड के केस में दोनों वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशनशिप है, मतलब कि इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, इनकम के कम होने से डिमांड बढ़ रही है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक नेगेटिव शेप कर्व बना दिया। अब हमने एज्यूम करा कि ओवर इनकम थी तो कंज्यूमर की डिमांड थी ओ क्यू। जब कंज्यूमर की इनकम ओवाई से बढ़ के ओवाई वन हो जाती है तो कंज्यूमर, क्योंकि इन्फीरियर गुड है, डिमांड नेगेटिव इफेक्ट आता है इनकम के बढ़ने का, तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, वो कम डिमांड कर रहा है। और अगर इनकम ओवाई से कम हो के ओवाई टू हो गई
तो कंज्यूमर अब ओ क्यू की जगह पे ओ क्यू टू डिमांड कर रहा है, मतलब डिमांड बढ़ गई। अगेन ये गुड इन्फीरियर गुड थी, इसलिए जो इनकम अफेक्ट है वो इस गुड पे नेगेटिव आ रहा है। इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है या इनकम के कम होने से डिमांड बढ़ रही है, इसलिए कर्व का शेप ऐसा बनेगा। ओके बच्चों, जो डिमांड का अगला डिटर्मिनेंट था वो था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर का जो टेस्ट है, जो प्रेफरेंसेस है, अगर वो किसी गुड के लिए पॉजिटिव चेंज होते हैं, मतलब सपोज एक कंज्यूमर है, अब उसको कोक ज़्यादा पसंद आने लगी, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अब वो कोक को ज़्यादा डिमांड करेगा। पेप्सी उसको अब कम पसंद आ रही तो पेप्सी को कम डिमांड करेगा। तो एक और डिटर्मिनेंट है डिमांड का, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो कंज्यूमर की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। अगला पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। सपोज एक कंज्यूमर है, उसको वो मार्केट में कुछ लेने के लिए जाना चाहता है, पर उसको पता चलता है कि आगे जाके वही गुड जो वो खरीदने जा रहा है वो आगे जाके महंगी होने वाली है। तो वो क्या करेगा, वो फटाफट मार्केट भागेगा और वो उस गुड को जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जितना डिले करेगा उतनी ही गुड वो आगे महंगी मिलेगी। सपोज उसको ये पता चलता है कि गुड सस्ती होने वाली है, आगे जाके सस्ती होने वाली है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो अभी नहीं खरीदेगा। वो क्या करेगा, वो अपनी डिमांड को आगे के लिए डिले कर देगा कि जब गुड सस्ती होगी तब उस गुड को खरीदेगा। तो जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस है वो कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर गुड आगे जाके सस्ती होने वाली है तो वो अभी डिमांड को कम कर देगा, अगर आगे जाके महंगी होने वाली है तो वो फटाफट अभी खरीद लेगा इंस्टेड ऑफ बाद में खरीदने के बजाय।